जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टॉपर साइकिल की इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। गुड मॉर्निंग सभी को सुप्रभात। रामनवमी के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको हम एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करा रहे हैं, इस क्वेश्चन को कराने का एक ही उद्देश्य है, आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को आप अटेम्प्ट कर पाए एग्जाम में। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को यहाँ पे हम डिस्कस करने का पूरा प्रयास करते हैं। आइए बिना किसी विलंब की आज की क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, यानी गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। वह किसका गुलाम था? वह किसका गुलाम था? मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित बताया था कि ये गुलाम वंश का क्या था? संस्थापक था। गुलाम वंश का क्या था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद इसे क्या बोलते हैं? ये क्या था? ये गुलाम था किसका? मोहम्मद गोरी। ये मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। ठीक। और मोहम्मद गोरी के बारे में आपको बता दें कि भारत में पहले मुस्लिम आक्रमण के बारे में पेपर में पूछता है कि आखिर मुस्लिम आक्रमण भारत में कब कब हुआ। सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण भारत में अरबों के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? अरबों के द्वारा। उसके बाद मुस्लिम आक्रमण तुर्कों के द्वारा। किसके द्वारा? तुर्क के द्वारा हुआ। तुर्क में कौन था? मोहम्मद गजनवी। क्या? गजनवी। और उसके बाद इधर तुर्क में कौन था? मोहम्मद गौरी। क्या? मोहम्मद गौरी। देखिए, तुर्क में सबसे पहले अरब आक्रमण किसके द्वारा हुआ? मोहम्मद बिन कासिम। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सबसे पहले भारत में मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में किया गया। उस समय मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद कासिम के समय अरब में किया गया। अरब का उसमें शासक कौन था? दाहिर था। उसके बाद इसके द्वारा अरब में एक और, उसके बाद मुस्लिम शासक क्या हुआ? उसका सेकंड, उसका जो पहला मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 में अटैक किया गया अरब में। उसके बाद दूसरा क्या था? दूसरा क्या? मुल्तान। क्या? मुल्तान पे दूसरा अटैक किया गया 713 ईस्वी में। 713 ईस्वी में। इनका उद्देश्य क्या था? यहाँ पर उद्देश्य एक ही था मोहम्मद बिन कासिम का कि इसे लूट करके केवल धन संपत्ति को लेके जाना। लेकिन गजनवी, क्या मोहम्मद गजनवी के द्वारा जो अटैक किया गया, गजनवी के द्वारा सबसे पहले अटैक कब किया गया? देखिए, आपको मैंने क्या बताया था? मोहम्मद गजनवी क्या किया था? यहाँ पे उद्देश्य उसका भी था कि केवल लूटपाट करके ही जाना। यहाँ पे गजनवी के बारे में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। क्या चीज़? मोहम्मद गजनवी के बारे में आपको मैंने क्या बताया कि इसने भारत पर कुल मिलाकर 17 बार अटैक किया। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी 17 बार कुल मिलाकर के आक्रमण किया। ठीक। इसका आक्रमण, पहला आक्रमण कब हुआ था? 1001 ईस्वी में। उसके बाद अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में। ठीक। इसके बारे में पूछता है कि आखिर गजनवी का फेमस अटैक कब का है? गजनवी का जो फेमस अटैक है वो 1025 का है। उसमें क्या किया था? सोमनाथ मंदिर। क्या? सोमनाथ टेम्पल। ये कहाँ पे है? ये पड़ती है लोकेशन इसकी गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात, सौराष्ट्र में पड़ती है। इसने 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा, यहाँ से बहुत सारे धन को इकट्ठा किया और लेके चला गया। उसके बाद पूछता है गजनवी के बारे में, इसका लास्ट अटैक कब था? 1027 में जाटों के विरुद्ध, यानी राजस्थान में जो जाट हैं हरियाणा के क्षेत्र में, वहां जाटों के विरुद्ध इसका अंतिम लड़ाई थी। इसी को हम लोग गजनवी के बोलते हैं। क्या? मूर्ति भंजक। क्या? मूर्ति को भंजक करने वाला। मूर्ति भंजक की संज्ञा किसे दी गई है? गजनवी को दिया गया है। मोहम्मद गौरी के बारे में आपको कुछ तथ्य याद रखने हैं। मोहम्मद गौरी के बारे में, गौरी ने क्या किया था? गौरी ने तराइन का 2 युद्ध हुआ था, 1191 और 1192। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तराइन का फर्स्ट युद्ध, और तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ था, ये किसके किसके बीच में हुआ था? गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। किसके? गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक। इसमें क्या हुआ? प्रथम युद्ध में क्या हुआ? मोहम्मद गौरी हार गया। इसमें क्या हुआ? मोहम्मद गौरी क्या हो गया? मोहम्मद गौरी हार गया, पृथ्वीराज चौहान की विजय हो गई। लेकिन सेकंड में क्या हुआ? इसमें चौहान जी यानी पृथ्वीराज जी क्या हो गई? विजय हो गई। पृथ्वीराज चौहान की विजय हो गई और मोहम्मद गौरी को इसमें, देखिए, हाँ सॉरी, इसमें क्या हुआ? सेकंड में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, मोहम्मद गौरी की विजय हो गई। इसका मतलब गौरी जो है सेकंड तराइन के द्वितीय युद्ध में विजेता रहा। इसका ऑप्शन क्या हो गया? मोहम्मद गौरी। इल्तुतमिश के बारे में आपको क्या पता होगा? इल्तुतमिश क्या है? गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश के क्या बोलते हैं? गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम किसे बोला जाता है? इल्तुतमिश को बोला जाता है। ठीक। मोहम्मद गजनवी मैंने आपको बताया मूर्ति भंजक। क्या? मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है? मोहम्मद गजनवी को कहा जाता है। बलबन के बारे में आपको हम आगे बताएंगे। देखिए, ये आपको दिख रहा है कुतुब मीनार। क्या दिख रहा है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में क्या है? इसकी लंबाई एक बार पेपर में पूछा था 72.5 मीटर, या पूछेगा 73 मीटर किसकी लंबाई है? इसी की लंबाई है। फीट में पूछ सकता है तो आप बता दीजिएगा
238 फीट, क्या 283 फीट कुतुब मीनार की। इसमें मैंने आपका क्या बताया था, इसकी स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी स्थापना किया गया। लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा किसके द्वारा कराया गया? इल्तुतमिश के बारे में। क्या? इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया। उसके बाद क्या हुआ, ये बिजली के द्वारा क्षतिग्रस्त जब हुआ था तो इसको किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने क्षतिग्रस्त होकर बनवाया था। इसी के जस्ट बगल अलाई मीनार, अलाई मीनार को किसने बनवाया था? अलाई मीनार को मैंने आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। ठीक, अगला ऑप्शन है, मेरा क्वेश्चन है कि आप लोगों से मेरा अगला क्वेश्चन क्या है कि हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन, किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? भारत का दौरा सबसे पहले किस विदेश यात्री के द्वारा किया गया? देखिए, मेघास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सबसे पहले, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सबसे पहले मेघास्थनीज आया। ये कौन था? ये सेल्यूकस निकेटर। क्या? सेल्यूकस निकेटर का क्या था? ये राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक, इतना आपको इसके बारे में बात करना है। मेघास्थनीज के बारे में एक फेमस पुस्तिका है इसकी, इंडिका इसकी फेमस पुस्तिका है। इसमें मौर्य वंश के बारे में बताया गया है। उसके बाद कौन आया? उसके बाद सबसे पहले तो ये आ गया। उसके बाद आपका कौन आया? हेनशांग। क्या? हेनशांग किसके दरबार में आया? हेनशांग हर्षवर्धन के दरबार में आया। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में आया। इसी को क्या बोलते हैं? यात्रियों का राजकुमार। क्या? यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो हेनशांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इतनी बात आपको याद रखना है। उसके बाद इत्सिंग आ गया। देखिए, मेघास्थनीज जो था ये तो यूनानी था। क्या? ये यूनानी था। यूनानी के बाद बाकी सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले आए यूनानी। यूनानी के बाद शक आए। क्या? यूनानी के बाद आपके शक आए। यूनानी के बाद आपके आए चीनी। क्या? चीनी यात्री। ठीक है, हाँ। फायान जो है, फायान के बारे में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं विक्रमादित्य। क्या? विक्रमादित्य के दरबार में कौन आया? फाह्यान नामक यात्री आया। फाह्यान को क्या बोलते हैं? फाह्यान को हम बोलते हैं फोयूकी। क्या? फोयूकी जो है इसकी रचना किसके द्वारा किया गया? तो याद रख लीजिएगा, फोयूकी, इसकी रचना फाह्यान द्वारा किया गया। ठीक, इत्सिंग आपको पता है, इत्सिंग किसके दरबार में आया था? ये भी एक चीनी यात्री था। क्या? इत्सिंग क्या था? एक चीनी यात्री था। इत्सिंग, उसके बाद फाह्यान ये भी चीनी यात्री था, हेनसांग भी एक चीनी यात्री था। इतना आपको इसके बारे में वर्णन करना है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? मेघास्थनीज। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये आपको मैच क्वेश्चन करना है। क्या करना है? मैच को करना है। देखो, पूछा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा क्या हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा क्या हुआ? मार्ले मिंटो सुधार, आपको पता होगा 1909। इसमें हुआ क्या कि सांप्रदायिक निर्वाचन। क्या? सांप्रदायिक निर्वाचन किया गया। ठीक, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, इसमें क्या हुआ? सती प्रथा को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। ठीक, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, इसमें क्या किया गया? प्रांतों को स्वायत्तता दिया गया। क्या? प्रांतों को स्वायत्तता दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या हुआ? प्रांतों में द्वैध शासन। क्या? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कब हुई? भारत शासन अधिनियम 1919 में। ठीक है, इतना तो आपको याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अब आपको हम बताते हैं कुछ क्वेश्चन। क्या? कुछ क्वेश्चन बताते हैं। क्या क्या? देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या क्या हुआ? देखो, भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या कहता है? इसे को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चेम्सफोर्ड सुधार। अब इसमें कौन कौन पूछ लेता है पेपर में? इसमें मॉन्टेग्यू क्या है, चेम्सफोर्ड क्या है? देखो, इसमें आपको बता दें कि जो मॉन्टेग्यू है ये तो सचिव था। क्या? सचिव मॉन्टेग्यू है। चेम्सफोर्ड क्या है? यही वायसराय था। क्या? वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। ठीक, इसमें हुआ क्या? इसके शासनकाल में हुआ क्या? 1919 में इसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। क्या? महिला को वोट देने का अधिकार मिल गया। महिला का वोट देने का अधिकार कब मिला? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में हुआ। ठीक, उसके बाद इसमें क्या हुआ? इसमें सिख और ईसाई, क्या? सिख तथा ईसाई को अलग से क्या हुआ? निर्वाचन के लिए मांग की गई। इसमें सिख और ईसाई को निर्वाचन के लिए दे दिया गया। क्योंकि 1919 में मार्ले मिंटो एक्ट आया था। मार्ले मिंटो एक्ट में हुआ क्या था? उसमें मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। उसी के लिए इसमें क्या गया? सिख और ईसाई के लिए। उसके बाद 1919 में क्या हुआ? यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन चालू हो गया। क्या? प्रांतों में द्वैध शासन चालू हो गया। प्रांतों में द्वैध शासन की नींव कब रखी गई? तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा। ठीक है, उसके बाद पूछ सकता है केंद्रीय बजट और राज्य बजट। क्या? केंद्र और राज्य का बजट कब अलग से प्रस्तुत होने लगा? तो
राज्य बजट कब से अलग प्रस्तुत होने लगा? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 के द्वारा। इसी में एक ली आयोग बना। क्या? ली आयोग का गठन किया गया। ली आयोग क्या करता है? यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुआ? 1919 के चेम्सफोर्ड एक्ट के द्वारा हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि लिखित संविधान। क्या? लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान, देखिए लिखित संविधान की अवधारणा जो है सबसे पहले स्विट्जरलैंड में जन्म लिया। ठीक, उसके बाद भारत का लिखित संविधान, भारत का संविधान जो है ये आखिर बना कब था? संविधान इसमें 2 साल 11 माह और 18 दिन, इतने दिन लगे थे इस संविधान को बनने में। संविधान को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। ठीक है, 1949 को यह संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ये लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 को ये लागू होता है। ठीक, इतनी बात संविधान के बारे में आपको याद रखना होगा। ठीक, उसके बाद आपको हम बताते हैं कुछ चीजें, क्या कि आखिर संविधान में क्या क्या लिया गया। देखो, एक पूछता है विधि द्वारा स्थापित क्रिया। क्या? विधि द्वारा, विधि का विचार और एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि का विचार और पूछता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये चीज पूछता है। स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया? देखो, विधि का विचार तो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक, उसके बाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान के संविधान से, क्या? जापान के संविधान से लिया गया है। पेपर में पूछता है आखिर प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? क्या? प्रस्तावना का विचार। उसके बाद प्रस्तावना की परिभाषा, 2 चीज पूछता है, प्रस्तावना का विचार और प्रस्तावना की परिभाषा। प्रस्तावना की भाषा ये किस देश की देन है? देखो, प्रस्तावना का विचार जो है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। उसके बाद भाषा कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ पे? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से आपका लिया गया है समवर्ती सूची। क्या? समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक, इतनी बात आपको याद रखना है। राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट तथा उपराष्ट्रपति का जो पद है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी यूएसए के संविधान से। किसने? यूएसए के संविधान से लिया गया है। महाभियोग जो शब्द है ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया। उसके बाद मौलिक अधिकार, हमारा जो मौलिक अधिकार है फंडामेंटल भाग, ये भाग 3 में लिखा गया है, ये यूएसए के संविधान से प्रेरित है। उसके बाद पूछ सकता है कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? जो राज्यपाल है, भारत का राज्यपाल जो होता है इसका पद कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद फ्रांस से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का फ्रांस से। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय प्रणाली, क्या? संसदीय प्रणाली जो है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। इतनी बात आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन हो गया स्विट्जरलैंड में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह, क्या कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व होता है? देखिए, आपको ये सन दिख रहा होगा, सन तो फिगर लगा नहीं लेकिन फिर भी देखिए ये आपका सूर्य हो गया। क्या? ये पूरा ठीक, सूर्य में क्या क्या है? एक होता है बीच वाला भाग। क्या? ये आपका बीच वाला भाग हो गया। उसके अलावा इसके बाहर, क्या? इसके बाहर देखो एक परत होती है, इसके सूर्य के बाहर होती है। बीच वाले भाग को हम बोलते हैं क्या? प्रकाश मंडल। क्या? प्रकाश मंडल। हम लोग जो सूर्य का भाग देखते हैं ना, जो हम लोग को सन दिखाई देता है वो क्या होता है? प्रकाश मंडल। यानी हम लोग जो देखते हैं वो कौन सा भाग देते हैं? प्रकाश मंडल। इसी जो कभी पेपर में देता है फोटोस्फीयर। क्या? फोटोस्फीयर, स्फीयर यानी इसी को बोलते हैं प्रकाश मंडल। उसके बाद क्या हो गया? इसमें आपका अगला भाग दिख रहा होगा, यही है वर्णमंडल। क्या? यह वर्णमंडल। ठीक, इसी को बोलता है कभी कभी क्रोमोस्फीयर। क्या? क्रोमोस्फीयर। ठीक, ये क्या है? वर्णमंडल। यानी जो सूर्य के चारों, ये वर्णमंडल इतना सूर्य चमकता है कि ये प्रकाश का ये भाग दिखाई नहीं देता है। ये क्या है? आपका बाहरी भाग क्या है? कोरोना। सूर्य का बाहरी भाग क्या है? कोरोना। कोरोना को हम लोग क्या बोलते हैं? किरीट।
क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कीट। ये हमें कब दिखाई देता है, ग्रहण के समय। क्या, ग्रहण के समय हमें सूर्य का यही भाग दिखाई देता है। जब ग्रहण लगता है उस समय सूर्य का हमें कौन सा भाग दिखाई देता है, उस समय केवल कोरोना भाग ही हमें दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद कभी तापमान के बारे में पूछ लेगा, प्रकाश मंडल। क्या, प्रकाश मंडल का आखिर तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये प्रकाश मंडल का तापमान हो गया। ठीक, क्रोमोस्फेयर का तापमान कितना होता है, 32000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 32000 डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी बात आपको याद रखना है। उसके बाद सन में क्या क्या होता है, एक होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के दो नाभिक मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम का नाभिक बनाते हैं। यानी इसमें क्या पाया था, हाइड्रोजन के अलावा हमारा क्या पाया था, हीलियम। हीलियम क्या है, एक अक्रिय गैस है। क्या, अक्रिय गैस है। इसका परमाणु क्रमांक पूछ लेता है कभी कभी, कितना होता है, 2 होता है। नियान का कितना होता है, 10 होता है। नियान का सिंबल Ne होता है। उसके आर्गन का सिंबल Ar होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18 होता है। ऑक्सीजन का O से लिखते हैं, इसके परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। इतनी बात आपको याद रखना है। नाभिकीय संलयन कहाँ पे होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो नाभिकीय संलयन होता है ये प्रक्रिया सूर्य में होती है। किसमें, सूर्य में दो छोटे छोटे हाइड्रोजन के नाभिक मिल करके हीलियम के नाभिक का निर्माण करता है, जिसमें बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात इधर वाले हैं, इधर कंट्री हैं। बैगुओ चक्रवात किस देश में आता है, सबसे पहले पता है आपको, फिलीपींस में बैगुओ चक्रवात आता है। हरिकेन, हरिकेन कहाँ पे आता है, हरिकेन आपका आता है अमेरिका में। कहाँ पे, अमेरिका में। टाइफून कहाँ पे होता है, आपको पता है, चींटी। चींटी जानते हो, तो यही चीज से याद करिए, टी। देखो यहाँ पे ची हो गया, इसका टा वाला भाग, यानी टाइफून कहाँ पे आएगा, चक्रवात चीन में आएगा। विली विलीस कहाँ पे आएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्या, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा चक्रवात आता है, विली विलीस। ठीक है, इतनी बात आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में मैंने आपको बहुत चीज बताया था। एक होती 49 डिग्री समांतर रेखा। क्या, 49 डिग्री जो पैरेलल लाइन है, ये किसके किसके बीच में है, यूएसए और कनाडा की सीमा पे 49 डिग्री पैरेलल लाइन है। इतनी बात आपको याद रखना है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, फिजी के बारे में। फिजी क्या है, ये आपका प्रशांत महासागर का द्वार है। क्या, पैसिफिक ओशियन जो है, प्रशांत महासागर, इसका द्वार कौन सा है, इसी का द्वार है फिजी। क्या, फिजी। ठीक, इतनी बात आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया में क्या पाए जाते हैं, कंगारू। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज किसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ। क्या, ग्रेट बैरियर रीफ जो होता है ये भी कहाँ पे होता है, ग्रेट बैरियर रीफ यानी महान प्रवाल भित्ति, ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी क्या है, आपको बता दिया जा रहा है। चीन में मैं आपको एशिया जब बताऊंगा उस समय चीन के बारे में जिक्र करूंगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह यानी पोर्ट। देखिए स्वेज नहर के बारे में आपको बात करते हैं। देखिए स्वेज नहर आखिर बनाने का श्रेय किसे जाता है, एक फ्रांस का वैज्ञानिक था, उसका क्या नाम था, फर्डिनेंड। क्या, फर्डिनेंड जो है फ्रांस के वैज्ञानिक थे। ठीक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्वेज नहर बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। स्वेज नहर में होता क्या है, एक होता है आपका नॉर्थ पार्ट, एक होता है साउथ पार्ट। जो नॉर्थ पार्ट होता है इस पे क्या होता है, पोर्ट पूछता है कि आखिर नॉर्थ साइड में क्या है, पोर्ट सईद जो है इसके नॉर्थ पार्ट में है। और पोर्ट स्वेज, जो पोर्ट स्वेज है ये होता है आपका किसमें, साउथ पार्ट में। कैसे, स्वेज और सईद। देखो स्वेज से आपका यस मिल रहा है। ठीक है, पोर्ट स्वेज किस पे होगा, आपका इसमें हो गया। उसके बाद आप क्या बताते हैं, जो स्वेज नहर है, ठीक, स्वेज नहर के बारे में इतना बात हो गया। इसका मतलब उत्तरी प्रवेश द्वार, क्या उत्तरी प्रवेश द्वार पे क्या होगा, पोर्ट सईद। पोर्ट सईद किस पे आ गया, आपका उत्तरी प्रवेश द्वार पे। आपको एक याद रखना है कि नील नदी, क्या, नील नदी, नील नदी क्या है, ये पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी। क्या, पूरे विश्व की सबसे जो लंबी नदी है ये कौन सी नदी है, ये नील नदी है। नील नदी, नील नदी पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी। ये कहाँ पे बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में। याद रखिएगा नील नदी का आखिर कहाँ बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। नील नदी को क्या बोलते हैं, मिस्र का वरदान। क्या, मिस्र का वरदान जो है ये नील नदी को बोला जाता है। ठीक, उसके बाद नील नदी, स्वेज नहर के बारे में मैंने आपको एक बात और बता सकता हूँ। देखो स्वेज नहर क्या करती है, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। क्या, भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नदी जोड़ती है, तो स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर से। ठीक, पूछेगा कभी कभी ऑप्शन में, रेड सी पूछ सकता है। रेड सी को मेडिटेरियन सी से लिख देगा हिंदी में, मेडिटेरियन सी से कौन जोड़ता है, तो आप लोग बता दीजिएगा, आपका ये जोड़ता है स्वेज नहर। ठीक, इतना बात आपको स्वेज नहर। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1869 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्या, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1956 में। देखो
1869 में तो इसे व्यापार के लिए खोल दिया गया, सुएज नहर को व्यापार के लिए 1869 में खोल दिया गया, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया। कब? 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिएगा, डायनमो। क्या डायनमो किसे है? क्या किसे लिखा है? इसे नहीं। डायनमो किसे परिवर्तित करता है? देखो, यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, या तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। इसी डायनमो को हम लोग क्या बोलते हैं गांव की भाषा में? जनरेटर। क्या? जनरेटर। शादी विवाह में देखते होंगे आप लोग, जनरेटर लगता होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग डायनमो। ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में उल्टा कौन काम करेगा? मोटर। आप लोग कभी देखते होंगे जो मोटर होता है गाँव में, ये हम लोग मोटर क्या करता है? ये मैकेनिकल एनर्जी, क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इतनी बात आपको मोटर के बारे में याद रखना है। देखिए, जो डायनमो होता है, क्या डायनमो होता है? ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे काम करता है। किस पे? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे। ठीक है, देखो इसमें तीन चीज़ें रखना है। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे काम करता है। किस पे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। किस पे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर डायनमो कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? आप तीन चीज़ें रखिए, एक होता है एसी करंट और एक होता है डीसी करंट। एसी से डीसी में जब जाएंगे आपको यूज़ करना होगा क्या? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है? अल्टरनेट करंट को, यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। ये कौन करता है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का और क्या नाम दे सकते हैं? रेक्टिफायर, इसका नाम होता है आपका परिशोधक। क्या? परिशोधक। क्या इसका नाम होता है? हाँ, देखो इसका नाम होता है परिशोधक। इतनी बात आपको याद रखना है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो दांतों में सड़न शुरू हो जाता है। क्या? दांतों में सड़न शुरू हो जाता है कब? जब ब्लड का मुंह का पीएच मान कितना हो, यानी पीएच मान बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कैसे? सबसे पहले आपको जानना होगा आखिर पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू आपको पता है कि एक पीएच स्केल है। पीएच स्केल, ये इसकी खोज किसके द्वारा किया गया? सारेंसन नामक एक वैज्ञानिक थे। सारेंसन नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक पीएच स्केल बनाई। पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 अंक तक इन्होंने एक स्केल खींच दिया। इसमें कहा कि इन्होंने, और एक 7 में बोला कि जो 7 पे होगा वो तत्व हमारा क्या होगा? उदासीन होगा। उदासीन, जैसे लवण हो गए हमारे, सब ये क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। 0 पे बोला इन्हें, जो 0 पे होगा बहुत ज़्यादा अम्लीय होगा। क्या? बहुत ज़्यादा अम्लीय कौन सा होगा? 0 वाला होगा। जैसे हमारा HCl हो गया। जो 14 पे होगा ये बहुत ज़्यादा क्षारीय, यानी अति क्षारीय होगा। सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा कौन सा? जैसे हमारा होता है NaOH। क्या? NaOH। यानी जिस वैल्यू का मान 0 से लेकर के 7 के बीच में होगा, इधर वाला हमारा होगा एसिडिक नेचर, यानी ये अम्लीय नेचर का होगा। 7 से जो बड़ी वैल्यू होगा हमारी, ये कौन सी वैल्यू होगी? ये क्षारीय नेचर की होगी, यानी बेसिक प्रवृत्ति की होगी। इतनी बात तो आपको याद रखना है स्केल के बारे में। और आपको आप देखिए क्या बताता है, अब पूछा जा रहा है कि पीएच मान, जब मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तब क्या होता है? हमारे दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। देखिए दांत के बारे में आपको हम एक फिगर के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। देखिए ये तो दांत दिख ही रहा होगा, लेकिन एक दांत ये भी दिख रहा होगा आप लोगों को। क्या? ये दांत देखिए, आपको इस पे नहीं ध्यान देना है। किस पे? इस पे तनिक भी नहीं ध्यान देना है। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा 1 2 3 4, ये आपका क्या इंसीजर वाला पार्ट है। क्या? इंसीजर वाला पार्ट। अभी इस पे लौट के आते हैं फौरन, पहले आप समझ लीजिए सब कुछ। देखिए आपको 4 इसमें दांत के भाग दिख रहे होंगे। क्या? दांत के भाग दिख रहे होंगे। अपना अपना सब लोग दांत खोल लीजिएगा। क्या क्या दिख रहा होगा आपको? इसमें 4 भाग, 1 2 3 4। देखो जो दांत का ये सामने वाले 4 भाग हैं, क्या इसको क्या बोलते हैं? इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर। इन्हीं को बोलते हैं कृंतक। क्या? कृंतक। और उसके बाद कैनाइन हो गया। कृंतक बाद कैनाइन, यानी इसको बोलते हैं रदनक। क्या? रदनक। उसके बाद प्रीमोलर और मोलर, यानी चवर्णक और इसे प्रीमोलर मतलब अग्र चमड़क बोलते हैं, मोलर को बोलते हैं चमड़क। इतनी बात तो हिंदी वाले याद रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो दांत होता है, दांत का ये सामने का 4 थे, जो दांत दिख रहा है इसके सामने हमारे 4 दांत जो हैं ये क्या हो जाएंगे? इंसीजर। यानी इंसीजर की संख्या कितनी हो गई? 4 तो ऊपर हो गए और 4 सेम नीचे हो गए। इसका मतलब इंसीजर टोटल कितने हो गए हमारे? 8। इंसीजर की संख्या 8। उसके बाद आगे नीचे आप आइए, आपको इसी के जस्ट बगल में बड़े बड़े 2 दांत दिखते हैं। ये राक्षसी वाले दांत हैं। क्या? राक्षसी वाले दांत। इसका क्या काम? इसका नाम क्या है? रदनक। रदनक कितने होते हैं दांत में? 2 तो ऊपर चढ़ने में हो गए और इसी तरीके सेम नीचे, यानी रदनक कितने हो गए हमारे? 4। रदनक का मेन काम क्या होता है? ये किसी चीज को फाड़ना होता है। फाड़ना, काटना और फाड़ना किसका काम होता है? रदनक। ये सबसे ज्यादा मजबूत किसमें होता है पता है? जो मांसाहारी जीव होते हैं। और कृंतक का काम क्या होता है? केवल काटना, काट देता है आराम से। आप किसी चीज को खाएं
बस वही चीज़, ठीक। उसके बाद क्या हो गया, प्रीमोलर। क्या, प्रीमोलर। इसी के जस्ट बाद में है, ये आपका कृंतक हो गया। इसी के जस्ट बाद में आपका दो भाग, एक ये दांत दिख रहा होगा, ये किए दो भाग आपको जो दिख रहा होगा, ये आपका है प्रीमोलर। क्या, प्रीमोलर। यानी ऊपरे जबड़े में कितने प्रीमोलर हो गए हमारे जो ऊपरे जबड़े में हो गए 4, 4 दूनी 8, यानी कुल मिला के प्रीमोलर की संख्या कितनी हो गई, 8, ठीक। प्रीमोलर के बारे में बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, बच्चों में जो है प्रीमोलर नहीं होता है, बच्चों में यही नहीं होता है। पूछेगा बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो आप बताएंगे प्रीमोलर, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट का 3 दांत बचा होगा, कितना, 3 दांत आपको दिख रहा होगा, ये 3 दांत, 1 2 3 दांत। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मोलर यानी चंवार्डक। क्या बोलते हैं, चंवार्डक, इसी को बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें इसका 3 नाम दिया गया, क्या क्या, 3 नाम। पहला हो गया, पहला मोलर हो गया, दूसरा मोलर और तीसरा मोलर। ये जो थर्ड मोलर है इसी को बोलते हैं क्या, विजडम टीथ। क्या, विजडम टीथ, यानी इसी को बोलते हैं विजडम टीथ, यानी बुद्धि का दांत। क्या, जब बोलते हैं कि बुद्धि का दांत किसे बोलते हैं, तो थर्ड मोलर को बोलते हैं। क्या, थर्ड मोलर को, थर्ड मोलर। यही जो होता है बच्चों में नहीं होता है, जब हम लोग बच्चे होते हैं तो बच्चों में उस समय ये नहीं होता है, ठीक है। बच्चों में थर्ड मोलर नहीं होता है। जब पूछेगा बच्चों में कौन सा मोलर नहीं होता, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है, इसी को बोलते हैं विजडम टीथ, ठीक है। टीथ के बारे में एक आप इसको देख लेंगे। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये आपका ये कौन सा भाग होगा, केनाइन। क्या, देखो ये आपका ये वाला, ये 4 दांत आपको ये दिख रहे हैं। स्टार्टिंग के जो 4 चैम्बर हैं ये तो आपका होगा इंसीजर। उसी के जस्ट बगल आपका 2 दांत होता है, 2, एक ऊपर, एक इधर साइड, एक इधर साइड। ये आपका क्या हो गया, ये आपका होगा केनाइन के बाद इंसीजर के बाद केनाइन हो गया। उसके जस्ट बगल प्रीमोलर, फिर मोलर। आपको आइए इस मैप में बताते हैं। देखिए ये आपका फिगर दिख रहा होगा, इस नहीं आपको बढ़िया बताते हैं। देखिए अब फार्मूला, दांत का सूत्र देखिए, दांत में क्या क्या हो सकता है, दंत में देखिए आपको मैंने क्या बताया, दंत सूत्र पूछता है। दंत सूत्र में क्या होता है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसमें इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर का भाग दे दीजिए तो दंत सूत्र आ जाएगा। पूछेगा बच्चों का दंत सूत्र क्या होगा, बच्चों का ये है आपका एडल्ट यानी वयस्क का। कैसे होगा, देखो इंसीजर हमारे पास कितने हो गए, इंसीजर हमारे 2 हो गए, ऊपरी जबड़े में कितने इंसीजर, 2, कितने केनाइन हो गए, 1, ठीक है। मान लीजिए आपका दांत हो गया, दांत का एक साइड कब हो गए, 2 आपका होगा इंसीजर, फिर 1 होगा केनाइन, फिर इधर साइड आपको 2 प्रीमोलर हो गए, फिर 3 आपका हो जाएगा क्या, मोलर हो जाएगा। देखो दांत तो ऐसे हो गया ना, 2 आपका क्या हो गया, इसमें 2 आपका हो गया इंसीजर, फिर 1 क्या हो गया केनाइन, फिर आपके 2 बचे, 2 क्या हुए, बाकी 2 ये हमारे हो गए प्रीमोलर, फिर बाकी 3 दांत क्या हुए, ये हमारे 3 दांत हो गए हमारे मोलर। यानी 21-23/21-23 ये तो वयस्क का दंत सूत्र हो गया, वयस्क आदमी का। जो बच्चों में होता है, बच्चों में आपका मैंने क्या बताया, ये बच्चों में ये प्रीमोलर वाला भाग नहीं होता है। इसका मतलब तो इनमें इंसीजर तो सेम रहेगा, केनाइन भी सेम रहेगा, लेकिन इसमें ये वाला टीथ नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया कि जो मोलर वाला पार्ट है, मोलर में थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। थर्ड मोलर नहीं पाया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 21-2, कितना 21-0-2। ये बच्चों का दंत सूत्र हो गया, ये एडल्ट का दंत सूत्र हो गया। दांत के बारे में अध्ययन को क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी। क्या, ओडोंटोलॉजी, ये दांत का अध्ययन को हम बोलते हैं, ठीक। इतनी बात आपको दांत में याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्या, न्यूलैंड के अष्टक नियम में तत्वों में से अंतिम तत्व कौन था। इसमें क्या हुआ, न्यूलैंड ने क्या बताया, इन्होंने संगीत के स्वर सा रे गा मा पा धा नी, क्या, पा धा नी, इन्होंने तत्वों को संगीत के स्वर के अकॉर्डिंग सजाया। इसमें क्या कहा गया, इसमें जो पहला तत्व होगा उसका जो गुण होगा वह 8वें तत्व से मिलेगा। यानी पहले का गुण किससे मिलेगा, 8वें तत्व से मिलेगा। ये न्यूलैंड के अष्टक नियम में इस चीज़ की हमारी जानकारी मिली। आखिर इनकी न्यूलैंड के अष्टक नियम में क्या हुआ, इन्होंने आपको देखिएगा इसमें क्या हुआ, इनका जो नियम था केवल कहाँ तक मान्य था, ये मान्य था केवल कैल्शियम तक, Ca यानी कैल्शियम तत्व तक न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था, मान्य था। पूछेगा इनके अष्टक नियम में पूरे आखिर लास्ट तत्व कौन सा था, लास्ट तत्व था हमारा थोरियम। थोरियम का लिखते हैं TH, हाइड्रोजन को लिखते हैं H, ब्रोमीन को लिखते हैं Br, रुबिडियम आपको लिखते हैं RB। क्या लिखते हैं, RB। इसको आप लोग याद रखिएगा। इनका आखिर कैल्शियम तक परमाणु क्रमांक सारणी कहाँ थी, कैल्शियम तक मान्य थी। देखिए इसमें क्या क्या है, आपको ये विजिबिलिटी हो रही है कि नहीं, देखो हो रही होगी शायद। देखो इसमें क्या क्या बताया गया है कि जो आपका इन्होंने तत्वों को कैसे रखा, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। किसमें, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया। किसमें, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखा। इसमें यह बताया गया अगर तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में रखेंगे तो इनके जो पहला वाला तत्व है
जैसे मान लीजिए लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। ये पहले वाले का तत्व जो होगा अपने 8वें तत्व के गुण से मैच करेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 8वें तत्व के जो गुण से लिथियम का किससे हो गया, सोडियम से। उसके बाद इसी तरीके से मान लीजिए पहला तत्व आ गया, पहला का किससे मैच करेगा, मान लीजिए ये है लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, इसमें आप 8 जोड़ेंगे यानी 11 आएगा, 11 यानी किससे मैच करेगा, सोडियम से। इन्होंने क्या बताया कि पहले तत्व का गुण जो होगा वो 8वें तत्व के गुण के बराबर होगा, ठीक है। इनकी आवर्त सारणी कहां तक होगी, ये आवर्त सारणी कैल्शियम तक ही क्या थी, मान्य थी, कैल्शियम तक इनकी आवर्त सारणी मान्य थी। इसमें क्या हुआ, कहीं कहीं पे तत्वों को उनके आवर्त सारणी के अनुसार नहीं रखा गया, एक आवर्त में 2 तत्वों को रखा गया, ये इनकी आवर्त सारणी क्या थी, डीमेरिट थी, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया। जो हमारे गुरु गोविंद सिंह थे, ये सिख धर्म के कौन से गुरु थे, 10वें गुरु थे, इन्हीं के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया। सिख धर्म के गुरु कौन से हैं, सिख धर्म की जो स्थापना किए थे, कौन किए थे, आपको पता भी होगा, गुरु नानक देव। कौन, गुरु नानक देव, ये जो है सिख धर्म की स्थापना किए थे। इनकी आखिर जन्म कहाँ पे हुआ, तलवंडी नामक जगह पे हुआ था। कहाँ पे, तलवंडी नामक जगह में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, गुरु नानक देव ने इन्होंने लंगर व्यवस्था शुरू किया। लंगर व्यवस्था को शुरू किसके द्वारा किया गया, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। इन्होंने क्या शुरू किया, पंगत और संगत, क्या संगत और पंगत व्यवस्था को शुरू किया गया। पंगत यानी बैठ के खाने को बोलते हैं लंगर व्यवस्था, और संगत यानी लोगों के बीच में आप बैठे हुए, यानी धर्म की बातचीत जहाँ पे होगी, यानी धर्मशाला, यानी इन्होंने पंगत और लंगत व्यवस्था को शुरू किया गया। उसके बाद क्या हुआ, आए गुरु अंगद देव आ गए। सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन आए, अंगद देव आ गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो लंगर व्यवस्था थी, लंगर व्यवस्था को अस्थायी कर दिया गया। पेपर में पूछेगा कि लंगर व्यवस्था को अस्थायी किसके द्वारा किया गया, ये गुरु अंगद देव के द्वारा अस्थायी किया गया। उसके बाद पूछता है हिंद की चादर, क्या हिंद की चादर किसे बोलते हैं, हिंद की चादर। तो गुरु जो तेग बहादुर हैं, क्या तेग बहादुर गुरु को हिंद की चादर बोलते हैं, क्या तेग बहादुर को बोलते हैं हिंद की चादर। उसके बाद पूछ सकता है आपको गुरु अर्जुन देव से, क्या अर्जुन देव, अर्जुन देव ये सिख धर्म के कौन से गुरु थे, ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे। कौन से, सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अंगद देव थे, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद आपसे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ ये है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में किसने लिखा था। देखो पृथ्वीराज रासो को लिखा था चंद बरदाई ने। किसने, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो को लिखा था, ठीक। भवभूति जयदेव और बाणभट्ट, बाणभट्ट के बारे में भवभूति और जयदेव। देखो बाणभट्ट के बारे में आपको पता होगा हर्षचरित्र, क्या हर्षचरित्र किसने लिखा, तो बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की, ठीक। उसके बाद कुछ रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपको कालिदास की रचनाओं के बारे में पूछता है कभी कभी, कालिदास की इंपॉर्टेंट रचनाएं क्या क्या हैं, जैसे मालविकाग्निमित्रम। क्या मालविकाग्निमित्रम, ये किसकी रचना है, तो ये कालिदास की इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। उसके बाद पूछता है ऋतु संहार, ये भी किसका है, सूर्यवंशम, ये भी कालिदास की रचना हो गई, ठीक है। हाँ उसके बाद बाणभट्ट के बारे में कादम्बरी हो गया, क्या कादम्बरी भी किसकी है रचना, ये भी बाणभट्ट की रचनाएं हैं, ठीक है। भवभूति किसकी है, जयदेव। क्या भवभूति, उत्तर रामचरितमानस और माल। देखो हाँ भवभूति के बारे में क्या हो गया, उत्तर रामचरितमानस। क्या उत्तर रामचरितमानस, ये किसकी रचना है, ये भी भवभूति की रचना हो गई, ठीक है। इतनी रचनाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। आप सभी लोग अपना ख्याल रखना।